चलिए आज हम बात करेंगे अस्त्रा सेकंड मिसाइल के बारे में कि ये जो मिसाइल है वो कैसे निर्मित की जा रही है इसको और ये जो मिसाइल है उसको किसको देखते हुए निर्मित की जा रही है। तो अब और घातक होगी अस्त्रा सेकंड मिसाइल और डीआरडीओ को मिली चीन की एक PL-15 जो मिसाइल है उसका फॉर्मूला। यह जो खबर है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के होशियारपुर के पास एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान से दागी गई निष्क्रिय PL-15E मिसाइल मिली थी, जिससे यह जुड़ी हुई है। इस मिसाइल के उन्नत फीचर्स जैसे कि मैनिएटर एजा रडार और हाई एनर्जी प्रोपेलेट और एंटी जैमिक तकनीकों का अध्ययन करके DRDO अब इन तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित जो है वो कर रहा है और अस्त्रा सेकंड मिसाइल में इन फीचर्स को शामिल कर रहा है। इस अपग्रेड से अस्त्रा जो सेकंड की गति है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और वहीं रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। खबर से जुड़ी खबर क्या है इसकी बात करें तो अस्त्रा सेकंड मिसाइल को अब और अधिक घातक बनाने की तैयारी जो है वो DRDO कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की चीन की PL-15 मिसाइल की तकनीक का विश्लेषण करने के बाद यह जो कदम है अस्त्रा सेकंड को विकसित करने का वो जो है वो उठाया गया है। इससे जुड़े अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मिसाइल अपग्रेड जिसकी भारत की अस्त्रा सेकंड मिसाइल को और अधिक जो घातक और उन्नत बनाया जा रहा है। तकनीक की चीन की तकनीक की बात करें तो इस अपग्रेड के लिए DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चीन की PL-15 मिसाइल की तकनीक का जो विकास है वो कर रहा है। तकनीक और स्रोत की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान से दागी गई निष्क्रिय PL-15E मिसाइल को मिला था, जिसका DRDO ने विश्लेषण किया है। प्रस्तावित सुधार की बात करें तो अस्त्रा सेकंड जो है मिसाइल में अब मिनिएचर एजा रडार, हाई एनर्जी प्रोपेलेट और एंटी जैमिक तकनीक जो है वो शामिल की जाएंगी। प्रस्तावित अब बात करें प्रदर्शन में वृद्धि के बारे में तो इस अपग्रेड से मिसाइल की जो गति है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी और इसकी रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी जो रेंज है वो होने की उम्मीद है। DRDO है उससे जुड़े कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें कि ये जो DRDO वो क्या है और ये जो कार्य है वो कैसे करता है। तो DRDO यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है जिसका पूर्ण नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो देश के रक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों से राष्ट्र को सशक्त बनाना है। इसके मुख्य जो जानकारियां हैं उनकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन जो निदेशालय का जो रक्षा विज्ञान संगठन था उसके साथ विलय करके DRDO की जो स्थापना है वो की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं इसके कार्यों की बात करें तो DRDO तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना के लिए हथियार, मिसाइल प्रणाली, लड़ाकू वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहीं अन्य संबंधित उपकरण डिजाइन, विकसित और उत्पादन करता है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह रक्षा क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है, जिससे देश की सैन्य शक्ति मजबूत होती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यह मिसाइल बनाता है, लड़ाकू वाहन बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं आयुध, वैमानिक यानी कि एरोनॉटिक्स, सेंसर, सूचना प्रणाली और जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान खरीदना चाहता है PL-15 मिसाइल। पाकिस्तान चीन से PL-15 मिसाइल खरीदना चाहता है। यह कदम पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई PL-15E मिसाइल की सीमाओं के उजागर होने के बाद का उठाया गया है, क्योंकि भारत की उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताओं के कारण यह मिसाइल प्रभावी साबित नहीं हो पाई थी। क्या चीन जो है वो पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल देगा या नहीं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो चीन है वो
-35A स्टील लड़ाकू विमान के साथ पाकिस्तान को PL-17 जो मिसाइल है उसको दे भी सकता है और कुछ अन्य जो उपकरण हैं उनको भी जो है वो दे सकता है। PL जो 15 मिसाइल है उसके बारे में बात करें तो PL-17 एक लंबी दूरी की हवा से मार करने वाली मिसाइल है जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया था। यह मिसाइल चीन की सेना के लिए सबसे आधुनिक हवा से वार करने वाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख जानकारियां हैं उनकी बात करें तो प्रौद्योगिकी, जैसे कि यह एक सक्रिय रडार निर्देशित मिसाइल है जिसमें एजा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है, इसका जो गाइडेंस सिस्टम है इनर्शियल नेविगेशन यानी कि BEIDOU सैटेलाइट अपडेट और दो तरफा डेटा लिंक का जो इस्तेमाल है वो करता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और अधिक जो प्रतिरोधी है। रेंज और गति की बात करें तो चीन के लिए बनाए गए संस्करण की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। यह 5 मैक से अधिक की गति तक पहुंच सकती है। निर्यात और संस्करण की बात करें तो PL-17E मिसाइल का जो निर्यात है वो संस्करण जिसे PL-17E नाम से जाना जाता है की रेंज कम होती है। पाकिस्तान जैसे देशों को बेचे गए PL-17E की अधिकतम रेंज 145 किलोमीटर बताई गई है। उपयोगकर्ताओं की बात करें तो इस मिसाइल का इस्तेमाल चीन ने J-10C वहीं J-16 और J-20 जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाता है। पाकिस्तान भी अपने J-10C और JF-17 लड़ाकू विमान में इसके निर्यातक संस्करण PL-17E का जो उपयोग है वो करता है। यह मिसाइल उन हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है जो दूर होते हैं और दृश्य सीमा से परे होते हैं। बात करें PL-17 से जुड़ी जो मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में तो PL-17 मिसाइल चीन द्वारा विकसित एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मुख्य जो जानकारियां हैं उनकी बात करें जैसे कि लक्ष्य, इसे मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाले हवाई लक्ष्य यानी कि हाई वैल्यू एयरबोर्न असिस्ट जैसे कि AWACS यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान, टैंकर और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी अनुमानित रेंज 400 किलोमीटर से भी अधिक है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से मार करने वाली मिसाइलों में से एक बनाती है। अन्य मिसाइलों से तुलना की बात करें तो यह अपने पहले आई चीनी PL-15 मिसाइल से भी अधिक रेंज वाली उन्नत क्षमताओं वाली मानी जाती है। इसकी तैनाती की बात करें तो इस मिसाइल को चीन के J-16 लड़ाकू विमानों पर देखा गया है और ऐसी भी खतरे हैं कि चीन इसे पाकिस्तान को उसके J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमान के साथ दे सकता है। अस्त्रा सेकंड जो है उसके बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी बात करें तो अस्त्रा सेकंड को बनाने के लिए कई जो प्रकार की जो प्रक्रिया हैं वो शामिल की गई हैं, जैसे कि डिज़ाइन और इसके विकास की बात करें तो DRDO विभिन्न प्रयोगशालाओं और 50 से अधिक निजी और सार्वजनिक उद्योगों के साथ मिलकर मिसाइल की जो डिज़ाइनिंग है और जो विकास है उसका जो काम है वो करता है। स्वदेशी घटकों का जो उपयोग है उसकी बात करें तो अस्त्रा सेकंड में उन्नत स्वदेशी घटक शामिल हैं, जैसे कि स्वदेशी सीकर लक्ष्य का पता लगाने वाला उपकरण और एक फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप। चीन के PL-15E मिसाइल का विश्लेषण, जैसे कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के भीतर पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई चीनी PL-15E मिसाइल की तकनीकी विश्लेषण के बाद DRDO ने अस्त्रा सेकंड में कुछ उन्नत विशेषताएं उनको शामिल करने का जो निर्णय है वो लिया है। ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर की बात करें तो अस्त्रा सेकंड में एक ड्यूअल पल्स जो रॉकेट मोटर है वो स्थित की गई है, जो इससे अस्त्रा फर्स्ट की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके एकीकरण की बात करें तो मिसाइल को भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों जैसे कि सुखोई
30 MKI, वहीं तेजस MK1A के साथ एकीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षण और मूल्यांकन की बात करें तो मिसाइल के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें लाइव फायरिंग ट्रायल भी शामिल है। ये परीक्षण विभिन्न ऊंचाइयों और गतियों से की जाती हैं। उत्पादन की बात करें तो इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे कौन बना रहा है, इसकी बात करें तो इसकी सबसे पहले विकास की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, वहीं सार्वजनिक और निजी उद्योग यानी कि DRDO के साथ अन्य 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी कंपनियां इसके विकास में योगदान दे रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भी शामिल है। इस मिसाइल को उन्नत करने के लिए नवीनतम तकनीकी चीनी PL-15 मिसाइल से मिली जानकारी का भी उपयोग जो है वो किया जा रहा है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और संयुक्त उत्पादन लाइनें DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल का उत्पादन BDL करती है। वहीं संयुक्त उत्पादन लाइनें की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की योजना है कि उत्पादन में तेजी लगाने के लिए 2 अलग अलग उत्पादन लाइनें स्थापित की जाएंगी, जिसमें से एक सरकारी, दूसरी निजी क्षेत्र की होगी। और सहायता की बात करें तो भारतीय वायुसेना IAF मिसाइलों को बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रखरखाव और सहायता में यानी कि मैनेजमेंट का काम जो है वो भारतीय वायुसेना करेगी। और मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के सुखोई यानी कि Su-30 MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। इसके उद्योगों की बात करें तो मिसाइल का विकास करने वाले संगठन और उत्पादन से जुड़ी कंपनियां भी तकनीकी सहायता और मरम्मत की जो भूमिका है वो निभाएंगी। अस्त्रा सेकंड से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियों की बात करें। अस्त्रा सेकंड भारत द्वारा विकसित की जा रही एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से अधिक होगी, जो पहले के 160 किलोमीटर के लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा है। यह बढ़ी हुई रेंज भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन के विमानों को अधिक दूरी से निशाना बनाने की क्षमता देगी, जिससे पायलट की जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह ड्यूअल पल्स सॉलिड फ्यूल मोटर से संचालित होगी, जिससे इसकी गति और मारक क्षमता जो है वो इसमें वृद्धि होगी। यह मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सीकर से लेंस है। इसके विकास की बात करें तो DRDO ने चीन के PL-15 मिसाइल का तकनीकी विश्लेषण करने के बाद अस्त्रा मार्क सेकंड में उसके उन्नत फीचर्स को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी तैनाती की बात करें तो भारतीय वायुसेना 700 से अधिक अस्त्रा सेकंड मिसाइल की खरीद की योजना बना रही है, जिन्हें सुखोई Su-30 MKI और LAC तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। चीनी हथियारों की अगर विशेषता जो है उसकी बात करें तो स्वदेशी विकास पर ये जोर देते हैं, जैसे कि चीन में अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। वह आयातित तकनीकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने स्वयं के हथियार प्रणालियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है। अत्यधिक प्रौद्योगिकी और समावेशन की बात करें तो चीनी सेना अपनी मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसेना प्रणालियों में नवीनतम तकनीकों को उपयोग कर रही है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ लड़ाकू विमान और लेज़र हथियार शामिल हैं। सटीकता और गति की बात करें तो चीन ने अपनी मिसाइलों और अन्य गाइडेंस हथियारों की सटीकता और गति पर विशेष ध्यान दिया है। उसकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कि DF-5C अपने बेदुओ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके बहुत सटीक हमला कर सकती है। नौसेना क्षमता में वृद्धि की बात करें तो चीन अपनी नौसेना क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बना रहा है। इसमें विमान वाहक पोतों को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन की गई वाइजे यानी कि यंगजी श्रृंखला की एंटी जिप मिसाइलें शामिल हैं।
परमाणु शस्त्रागार और आधुनिकीकरण की बात करें तो चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है और परमाणु सक्षम मिसाइलों को भी विकसित कर रहा है। हालांकि इसकी परमाणु नीति पहले इस्तेमाल न करने की है, जो इसे अन्य परमाणु शक्तियों से अलग करती है। छोटे हथियारों में सुधार की बात करें तो बड़े हथियारों के साथ साथ चीन अपने छोटे हथियारों को भी आधुनिक बना रहा है। नई असॉल्ट राइफल्स जैसे कि 191 श्रृंखला में विश्वसनीयता और जीवन काल में सुधार किया गया है। अब बात करें चीन और पाकिस्तान संबंधों की, तो चीन और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध हैं, जिन्हें अक्सर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत 1991 में हुई थी और तब से ये संबंध सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के साथ लगातार गहरे होते गए हैं। संबंधों से जुड़े मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ऐतिहासिक और रणनीतिक पृष्ठभूमि, जैसे कि भारत विरोधी धुरी। दोनों देशों के बीच संबंधों का एक मुख्य आधार भारत का मुकाबला करना है। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन का समर्थन किया है, खासकर ताइवान, शिनजियांग और तिब्बत से संबंधित मामलों पर। कूटनीतिक समर्थन की बात करें तो पाकिस्तान उन पहले देशों में से एक था जिसने चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता दी थी। परमाणु सहयोग की बात करें तो 1970 के दशक से चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पाकिस्तान को 1998 में परमाणु परीक्षण करने में मदद मिली थी। सैन्य और रक्षा सहयोगों की बात करें तो हथियारों की आपूर्ति ये आपस में करते हैं, जैसे कि चीन पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, वहीं पाकिस्तान अपनी सेना के 80% से अधिक हथियार चीन से खरीदता है। संयुक्त उत्पादन की बात करें तो दोनों देशों में मिलकर कई जो हथियार प्रणालियों का जो उत्पादन है वो किया है, जिनमें JS-17 लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और टैंक शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो दोनों देश शाहीन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, जिससे उनके बीच रक्षा समन्वय बढ़ता है। खुफिया जानकारियां साझा करना, जैसे कि दोनों देश खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं और पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों को चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ तैनात किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग की बात करें तो जुलाई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट और जो सहायता है वो प्रदान की थी। दोनों देशों के आर्थिक सहयोग की बात करें तो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जैसे कि CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख हिस्सा है। यह 3000 किलोमीटर का गलियारा है जो चीन के शिनजियांग से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक आता है। CPEC में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल है और इस पर चीन का S16 बिलियन से अधिक का जो निवेश है वो शामिल है। आर्थिक चुनौतियों और निर्भरता की बात करें तो CPEC को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि विलंब पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी मुद्दे और कर्ज का बोझ। पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक अस्थिरता में चीन के लिए जोखिम पैदा किया है। आलोचक मानते हैं कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल एक ग्राहक राज्य के इस रूप में कर रहा है। सहायता की बात करें आर्थिक सहायता की, तो चीन ने पाकिस्तान को उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अरबों डॉलर का ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान की है। वहीं बात करें भू राजनीतिक निहितार्थ के बारे में तो दक्षिण एशिया में समीकरण, जैसे कि चीन पाकिस्तान की निकटतम दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। बढ़ता चीनी प्रभाव उसकी बात करें तो ग्वादर बंदरगाह पर नियंत्रण और आर्थिक निर्भरता के माध्यम से चीन पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वैश्विक मंच पर सहयोग की बात करें तो दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो भारत और चीन के जो संबंध है बेहद जटिल बहुआयामी हैं, जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों से प्रभावित हैं।
ये संबंध ऐतिहासिक मित्रता, आर्थिक जुड़ाव और सीमा विवाद, वहीं रणनीतिक प्रतिद्वंदिता जैसे तनाव के बिंदुओं का मिश्रण है। इनके बीच हुए तनाव के प्रमुख कारणों की बात करें तो सीमा विवाद सबसे पहले आता है, जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है उसको लेकर विवाद होता है। जैसे कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की बात करें तो दोनों देशों के बीच 3,440 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है जो चल रहा है। बात करें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो चीन अक्साई चीन को नियंत्रित करता है, जबकि भारत उस पर अपना दावा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर भी अपना दावा करता है। सैन्य गतिरोध की बात करें तो हाल ही के वर्षों में कई बार सैन्य गतिरोध देखा गया है, जिसमें डोकलाम 2017, गलवान घाटी 2020, वहीं तवांग 2022 जैसी जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं, जिनमें दोनों पक्षों को जो नुकसान है वो हुआ है। व्यापार असंतुलन की बात करें तो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा बहुत अधिक है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में यह लगभग 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसकी बात करें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती मानी जाती है। CPEC की बात करें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भारत के लिए चिंता का विषय है। क्वाड की बात करें तो भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड QUAD में बढ़ता जुड़ाव चीन को रणनीतिक रूप से चुनौती देता है। जल सुरक्षा की बात करें तो चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों का निर्माण कर रहा है, जो कि भारत की जल सुरक्षा के लिए एक चिंताजनक विषय है। सहयोग के क्षेत्र में बात करें तो बहुपक्षीय जो मंच, जैसे कि भारत और चीन कई वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स दोनों देश ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं, जहां वे वैश्विक शासन और आर्थिक सुधारों पर काम करते हैं। वहीं संघाई सहयोग SCO की बात करें आतंकवाद रोधी प्रयासों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग करते हैं। G20 की बात करें तो दोनों देश वैश्विक आर्थिक सुधारों और जलवायु वित्त पर समन्वय भी करते हैं। आर्थिक सहयोग की बात करें तो व्यापार असंतुलन के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं। निवेश की बात करें, व्यापार में निवेश की बात करें तो चीनी कंपनियों ने भारत में और भारतीय कंपनियों ने चीन में भी निवेश किया है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो दोनों देश जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। बात करें वर्तमान स्थिति और आगे के रास्ते के बारे में तो कूटनीतिक बातचीत, जैसे कि वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास की जो कमी आई है, लेकिन संवाद जो है वो जारी है। कूटनीतिक बातचीत की बात करें तो भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक तंत्र WMCC के माध्यम से नियमित रूप से बातचीत करते हैं। सीमा पर शांति की बात करें तो पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से सैनिकों की वापसी से तनाव कम करने की जो मदद है वो मिली है, लेकिन सभी विवादों का जो समाधान है वो भी बाकी है। बात करें संतुनिष्टीकरण नीति के बारे में तो भारत का लक्ष्य है कि अब जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल नहीं होती तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। रणनीतिक संतुलन की बात करें तो भारत को चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव और रणनीतिक जो सतर्कता के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, जिसमें आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना शामिल है। धन्यवाद।